हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी सामान्य अध्ययन की क्लासेस कर रहे थे जिसमें हमारा इकोनॉमिक्स चल रहा था, आपका आर्थिक और सामाजिक विकास। तो आज की क्लास हमारी आर्थिक और सामाजिक विकास से रिलेटेड क्लास है। उसके अंदर हम आर्थिक विकास को कर रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर आपके प्रकाशित होती है किससे? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से, भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से। तो जो आपकी हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर होती है ये आपके प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। किससे प्रकाशित होती है? आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से आपके प्रकाशित होती है। ICAR, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR, उससे आपकी हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, NAFED संबंधित है। NAFED जो है ये आपके किससे संबंधित है? पशुपालन से, ईंधन की बचत से, कृषि विपणन से या कृषि उपकरण से। तो NFD जो है ये आपके संबंधित है कृषि विपणन से। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, आपका राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, यानी कि आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि आपका NAFED। ओके, ये आपका संबंधित है कृषि विपणन से। कृषि विपणन से संबंधित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी आपके? 2 अक्टूबर 1958 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है। ये आपके राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है। राष्ट्रीय स्तर पर, ये राष्ट्रीय स्तर पर आपके शीर्ष सहकारी संगठन है। ओके, ये आपके राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष सहकारी संगठन है, जिसका प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं का प्रबंधन, वितरण, निर्यात तथा आयात करना है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं का प्रबंधन, वितरण, निर्यात तथा आयात करना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कृषि विपणन। जो NAFED है ये आपके संबंधित है किससे? कृषि विपणन से, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, NAFED। और ये राष्ट्रीय स्तर पर आपके एक शीर्ष सहकारी संगठन है। और ये आपकी मतलब स्थापना कब हुई थी इसकी? 2 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य है चुनी हुई कृषि वस्तुओं का प्रबंधन, वितरण, निर्यात तथा आयात करना इसका प्रमुख कार्य है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कृषि विपणन से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों निर्यात में सम्मिलित नहीं है? कौन सी एजेंसी है जो भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, सहभागी नहीं है? नेफेड, इफ्को, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन,
एमएमटीसी। तो आपकी कौन सी एजेंसी है जो भारत से कृषि के सामानों के निर्यात में आपके सहभागी नहीं है, सम्मिलित नहीं है? तो वो है आपकी नेफेड। नेफेड जो है आपकी, नेफेड स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, और एमटीसी, सॉरी यहाँ पर आपकी नेफेड नहीं, इफको, ये आपकी इफको है। इफको आपकी सम्मिलित नहीं है, सहभागी नहीं है भारत से कृषि सामानों के निर्यात में। बाकी आपका नेफेड स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और आपकी एमएमटीसी भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाली संस्थाएं हैं। जबकि इफको जो है ये रासायनिक उर्वरक के उत्पादन, निर्यात एवं आयात करने वाली संस्था है। इफको क्या है आपके, ये रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक उर्वरक जो है आपके, रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन, रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन और निर्यात, और निर्यात और आपका एवं आयात, आयात करने वाली संस्था है, करने वाली संस्था है। ओके, तो ये आपके रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन, निर्यात एवं आयात करने वाली संस्था है। ये भारत से आपके कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, सहभागी नहीं है। बाकी आपकी नेफेड है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, और एमएमटीसी जो है, नेफेड आपका स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, और आपकी एमएमटीसी, ये सब क्या है आपकी, ये भारत से कृषि उत्पादकों का निर्यात करने वाली संस्था है। जबकि इफको आपकी उर्वरकों के, रासायनिक उर्वरक जो है उसके उत्पादन, निर्यात एवं आयात करने वाली संस्था है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इफको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, या आपका कृषि उत्पाद यानी कि श्रेणीकरण एवं चिन्ह अंकन अधिनियम 1937, खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश 1973। तो जो भारत में कृषि उत्पादों को के जो बाजार है वो आपकी किसके अधीन विनियमित किया जाता है? वो आपके राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है। भारत के अधिकतर भागों में कृषि के जो उत्पादक बाजार हैं, भागों में कृषि उत्पादों के बाजारों को राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के अधीन विकसित एवं संचालित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? आपके राज्य के द्वारा किया जाता है, और ये आपका राज्य के अधीन, आपके राज्यों के द्वारा इस समिति के अधीन विकसित एवं संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है। कृषि उत्पाद जो होते हैं उनकी मांग कैसी पाई जाती है? लचीली, शून्य लचीली, या आपकी स्थायित्वहीन, अनंत लचीली? तो जो आपकी कृषि उत्पादकों की मांग पाई जाती है वो स्थायित्वहीन होती है। कैसी होती है? स्थायित्वहीन, यानी कि आपकी इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक डिमांड, या आप इसको क्या कह सकते हैं? लोचहीन, लोचहीन भी कह सकते हैं, लोचहीन मांग, लोचहीन मांग। और जब आपके किसानों के लिए जब आपकी कारण जो अत्यधिक पैदावार हो जाती है, इसी के कारण अत्यधिक पैदावार की स्थिति में किसानों के लिए कीमत व उनकी कुल आय पर, जो उनकी टोटल रिवेन्यू है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। इसी के कारण जब आपकी अधिक पैदावार हो जाती है तो किसानों की, उनकी टोटल रेवेन्यू पर, उनकी कुल आय पर और कीमत पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि उत्पाद की जो मांग होती है, कृषि उत्पादों की मांग स्थायित्वहीन होती है, यानी कि आपकी इनइलास्टिक डिमांड होती है, लोचहीन मांग होती है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, स्थायित्वहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तकनीक परियोजनाएं हैं, इन्हें को इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपका राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना है, आपका कृषि विज्ञान केंद्र है, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना है, प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम। तो आपकी जो राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना है, ये आपकी कब आई थी? पहले इनको हम इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो पहले आपकी कृषि विज्ञान केंद्र आता है, फिर उसके बाद आपका प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम हुआ था, फिर उसके बाद आपका राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना आई थी, फिर उसके बाद आपकी राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना आई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपके 1947 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पुडुचेरी में की गई थी। जो आपका प्रथम राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र है, 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और कहाँ पर हुई थी? आपके पुडुचेरी में हुई थी। ओके, पुडुचेरी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1974 में हुई थी। कब हुई थी? आपकी 1974 में हुई थी। 1974 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? पुडुचेरी में हुई थी। और आपका प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो आपके 1979 में की गई थी। कब की गई थी राष्ट्रीय कृषि आपकी प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम? 1979 में हुआ था। और आपका आईएसीआर द्वारा सरकार में विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना की शुरुआत आपके नवंबर 1998 में हुई थी। जो आपकी राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी और ये आपके विश्व बैंक नवंबर 1998 में हुई थी। और किसकी सहायता से हुई थी? ये आपके भारत सरकार में विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से हुई थी। ठीक है। और जो आपकी राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी योजना की शुरुआत हुई थी, ये आपके सन 2006 में हुई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बंगलुरु में, मैसूर में, चेन्नई में, हैदराबाद में। तो ये स्थित है आपके मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी आपका केंद्र खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नो आपका टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये आपके मैसूर में स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान यानी कि आपका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका मैसूर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट NAARM स्थित है नई दिल्ली में, हैदराबाद में, नागपुर में या नैनीताल में। तो आपकी NAARM जो है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, आपकी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी प्रबंध अकादमी, ये कहाँ पर स्थित है आपके? ये स्थित है आपके हैदराबाद में।
नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट यानी कि आपका राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, ये आपके हैदराबाद में स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। NAARM यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट आपके हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है बहराइच में, रांची में, झांसी में या पटना में। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है आपके झांसी में। कहाँ पर स्थित है? ये आपके झांसी में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यानी कि आपका इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये आपके झांसी में स्थित है। और कब स्थापना हुई थी इसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1962 में। ओके, कब हुई थी इसकी स्थापना? वर्ष 1962 में हुई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके झांसी में स्थित है और ये 1962 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय कहाँ पर है? लीमा यानी कि पेरू में, शिमला भारत में, डैकर सेनेगल में, डबलिन आयरलैंड में। तो अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र जो है CIP, इसका मुख्यालय आपके स्थित है लीमा यानी कि पेरू में। वर्ष 1971 में ये आपके स्थापित हुआ था। 1971 वर्ष 1971 में आपके CIP जो है अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, ये आपके स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपके लीमा पेरू में इसका मुख्यालय स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय लीमा पेरू में स्थित है और ये आपके 1971 में ये स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है या करती है? जो गन्ने की आपकी उचित एवं लाभप्रद कीमत होती है उसको कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत और कीमत आयोग, कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि उत्पाद विपणन समिति। जो आपकी गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को अनुमोदित करती है वो है आपकी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ओके, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP का अनुमोदन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि CCEA द्वारा किया जाता है। अन्य खरीफ व रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आपके MSP की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की आपकी मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर सरकार द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत जो है FRP को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अनुमोदित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ और क्या शामिल है? केवल परिवहन लागत, केवल ब्याज लागत, प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों के प्रभार। तो आपके भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ जो शामिल है वो है आपकी प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत।
तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। जो कृषि मूल्य आयोग है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955 में, 1965 में, 1970 में, 1973 में। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी आपके 1965 में। कृषि उपजों की कीमत पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और ये सैद्धांतिक रूप से सरकार इसकी संस्तुतियों के मद्देनजर ही कृषिगत उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, परंतु सरकार इसके संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार इसके अनुसार ही मूल्यों का निर्धारण तो करेगी, पर सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 1965 में जो आपके कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज्यादा बड़ा लाभ कमाते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। यहाँ पर आपका कौन सा कथन सही है न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में? तो यहाँ पर आपके जो एक तो आपका दूसरा कथन, यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। और इसके बाद आपका तीसरा कथन है, यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। ये दोनों कथन आपके सही हैं, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है आपके किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ावा देती है। किसानों को कृषि उत्पाद बढ़ाने को प्रोत्साहन देकर सरकार द्वारा फसल बोने से पूर्व देश में एक एमएसपी निर्धारित कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त बाजार परिस्थितियों के अनुरूप किसानों को कुछ अतिरिक्त राशि के भुगतान का भी क्षेत्रानुसार एवं समयानुसार प्रावधान है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है और यह आपके खाद्य सुरक्षा मिशन में भी सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य ने हाल में फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का फैसला लिया है? कौन सा राज्य है भारत का जिसने अभी हाल ही में फलों एवं सब्जियों के भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का फैसला लिया है? केरल, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या आपका तेलंगाना? तो जो आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश ने फल एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने का फैसला लिया है। अक्टूबर सन 2020 में केरल सरकार ने फलों एवं सब्जियों, ये आपका हिमाचल नहीं केरल ने किया है। आपकी केरल सरकार जो है उसने आपके अक्टूबर सन 2020 में केरल सरकार ने क्या किया, फल एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के निर्धारण का फैसला लिया है। ठीक है, किसके एमएसपी का आपके निर्धारण करने का फैसला लिया? फल और सब्जियों का, जो 1 नवंबर सन 2020 से प्रभावी है। तो आपका भारत के किस राज्य ने आपके फल एवं सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण करने का फैसला लिया है? वो आपका केरल हो गया। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। और आपके फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करने वाला ये देश का पहला राज्य है।
क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि केरल आपका पहला राज्य बन गया है, देश का पहला राज्य बन गया है जिसने आपके फल और सब्जियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण करने का आपके फैसला लिया है और इसको लागू किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न क्रय करती है। वो मूल्य आपका जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है, आपका परिसीमन मूल्य है, बाजार मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है या अधिप्राप्ति मूल्य है। तो ये है आपका अधिप्राप्ति मूल्य। सरकार अधिप्राप्ति मूल्य या वसूली मूल्य आपके जो होते हैं इन पर कृषकों से कृषि उपजों का क्रय करती है। अधिप्राप्ति मूल्य सामान्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से ऊंचे होते हैं। जो ये आपके अधिप्राप्ति मूल्य होते हैं ये एमएसपी से ऊंचे होते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है वो आपका अधिप्राप्ति मूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसी फर्म की चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। बीज, उर्वरक, सिंचाई जल या आपका भूमि राजस्व। तो आपकी किसी फर्म की चल लागत पूंजी में क्या शामिल नहीं है। तो आपके जो शामिल नहीं है वो है आपका भूमि राजस्व। किसी फर्म की चल लागत पूंजी में भूमि राजस्व शामिल नहीं होगा, जबकि आपके बीज, उर्वरक, सिंचाई जल ये आपकी उसकी चल लागत पूंजी में शामिल होंगे क्योंकि ये सभी आपके कृषि आगत में शामिल हैं, आपके एग्रीकल्चर इनपुट में शामिल हैं। और आपका जो चल लागत पूंजी में शामिल नहीं है वो है आपका भूमि राजस्व। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है। कौन सा है आपके जो ग्रामीण व्यवस्था में अंशदान नहीं देता। पशुपालन, कुटीर उद्योग, निजी धन उधार देने का प्रचलन, अच्छे उपकरणों की उपलब्धता। तो यहाँ पर आपको जो निजी धन उधार देने का प्रचलन है ये आपकी ग्रामीण व्यवस्था में अंशदान नहीं देता। पशुपालन, कुटीर उद्योग और आपका अच्छे उपकरण की उपलब्धता प्रमुख रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। गांव में निजी धन उधार देने का प्रचलन जरूर है परंतु इसका योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नहीं है। ओके, जो निजी धन को उधार देने का प्रचलन है ये आपके गांव में विलेजेस में होता तो है पर ये उनकी अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका निजी धन उधार देने का प्रचलन है ये ग्रामीण व्यवस्था में योगदान नहीं करता, अंशदान नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है। कौन सा आपके कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है। उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता नियोजन या उपरोक्त सभी। तो इनमें से आपके कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत जो नहीं है वो है आपके ये सभी। कृषि वित्त के प्रमुख सिद्धांत आपके उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता, नियोजन, संगठन ये सभी आपके कृषि वित्त प्रमुख का सिद्धांत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता नियोजन और आपका संगठन। ये सब क्या है आपके कृषि वित्त के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। प्राथमिक सहकारी सोसाइटी द्वारा, जिला सहकारी बैंक द्वारा, भूमि विकास बैंक द्वारा, राज्य सहकारी बैंक द्वारा। तो जो आपका दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है वो आपके भूमि विकास बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति भूमि विकास बैंक यानी कि एलडीबी द्वारा
की जाती है। इन्हें आपके भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं ना आपके? भूमि बंधक बैंक। इन्हें भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भूमि विकास बैंक एलडीबी जो होते हैं ये आपके दीर्घकालिक कृषि ऋण प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल के वर्षों में निम्न में से कौन कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है? वाणिज्यिक बैंक, विदेशी निजी बैंक, सहकारी बैंक या आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? तो जो आपका वाणिज्यिक बैंक है ये आपके क्या कर रहे हैं? कृषि वित्त का सबसे बड़ा, ये आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है, ये आपके हैं विदेशी निजी बैंक। ओके, ये विदेशी निजी बैंक है। देश में कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सर्वाधिक संस्थागत साख क्रमशः आपके वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही है। और इस संदर्भ में जो आपके विदेशी निजी बैंक है इनका योगदान सबसे कम है, लगभग आपके नगण्य है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपके इन्हें कालानुक्रम में आपके लगानी है। तो नब्बा आपके सबसे पहले क्या हुआ था? नाबार्ड की स्थापना हुई थी। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना या आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो यहाँ पर आपका पहले आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है, फिर उसके बाद आपका नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड की स्थापना के बाद आपका स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम होता है, फिर उसके बाद आपकी किसान क्रेडिट योजना आती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ना। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना हुई कब थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपकी 1982 में। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब हुआ था? ये आपके 1992 से 93 के बीच हुआ था। 1992 से 93 के बीच हुआ था। किसान क्रेडिट योजना जो है आपकी, किसान क्रेडिट योजना ये आपकी कब आई थी? ये 1998 से आपके 99 में हुई थी। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी वो आपके 1975 में हुई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? गेहूं, आलू, चावल उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपकी कौन सी फसल है? कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? तो ये है आपके आलू। उपभोक्ताओं के आपके हितों की रक्षा हेतु प्याज, आलू और दाल जैसी कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए सरकार केंद्र द्वारा आपके मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी इसकी स्थापना? मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना हुई थी आपके सन 2014-15 में इसकी स्थापना हुई थी पीएसएफ की। ठीक है, और ये आपके उत्पादों को की जो उत्पाद जो है इनके मूल्य में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना की थी। आलू, प्याज और दाल जैसे जो आपकी कृषि उत्पाद है इनके लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, उपरोक्त सभी से। तो स्टार्टअप्स की जो विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, स्टार्टअप्स की जो विशेष आवश्यकता है उन्हें पूरा किया जाता है आपकी किसके द्वारा पूरा किया जाता है? इन सभी के द्वारा ये पूरा किया जाता है। स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को दूत निवेशक यानी कि आपके जो एजेंट इन्वेस्टर्स हैं
एजेंट इन्वेस्टर्स, जोखिम युक्त पूंजी, जोखिम युक्त पूंजी आपकी वेंचर कैपिटल तथा आपकी भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से क्राउड फंडिंग आपके क्राउड फंडिंग के माध्यम से पूरा किया जाता है। इन्हें आपके वित्त पोषण यानी कि फाइनेंसिंग के क्षेत्र में नई पीढ़ी के स्रोत का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है? ये कुछ एक्ट है, इनके क्रम में लगाना है। तो आपका पहले क्या हुआ था? MRTP एक्ट या इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन एक्ट, फेरा या आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। तो आइए ना लगाते हैं इनके क्रम में। तो पहले आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था, उसके बाद आपका आता है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन एक्ट, फिर इसके बाद आता है आपका MRTP एक्ट, फिर उसके बाद क्या आता है आपका? इसके बाद आएगा आपका फेरा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, ये कब आया था आपकी? ये आया था 1948 में। ओके, और जो आपका फेरा है, फेरा कब आया था आपका? 1973 में, यानी कि 1973 में। और इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन एक्ट आया था आपका 1951 में। और MRTP जो है ये आपके 1969 में आया था। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? विनिर्माण, खनन, विद्युत या निर्माण। तो कौन सी आपकी औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में सम्मिलित गतिविधि नहीं है? तो वो गतिविधि है आपकी निर्माण। ठीक है, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP की गणना एनएसओ द्वारा की जाती है। इसे दो आधारों पर परिगणित किया जाता है। एक आपके ब्रांच सेक्टर पर जिसमें खनन, विनिर्माण तथा विद्युत शामिल होता है। दूसरा आपके यूज बेस्ड पर जिसमें आपके बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल तथा नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स शामिल होते हैं। इसमें आपके निर्माण सम्मिलित नहीं होता। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसके अंदर नहीं आता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्माण इसके अंदर सम्मिलित नहीं है और इसकी गणना किसके द्वारा की जाती है? एनएसओ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश जो है वहां पर आपकी जो लघु स्तरीय और कुटीर उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे संपत्ति का समान वितरण समान करते हैं, अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, कम लागत पर उत्पादन करते हैं, कम पूंजी विनियोग की अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। जो लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योगों का महत्व इस बात में है कि ये प्रति इकाई पूंजी निवेश पर अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाले क्षेत्र हैं क्योंकि लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योग आपके श्रम गहन होते हैं। भारत जैसे देश जहां श्रमिक विशेष की स्थिति है तो ये महत्वपूर्ण उद्योग हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ये अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? सूती मिल, हथकरघा,
चमड़ा या सीमेंट। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा उद्योग क्या है रोजगार की दृष्टि से? उत्तर प्रदेश का हथकरघा। ओके, हथकरघा है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से लघु उद्योगों की समस्या का क्या है? जो लघु उद्योग होते हैं उनकी समस्या क्या है? आपके पूंजी का अभाव है, विपणन जानकारी का अभाव है, कच्चे माल का अभाव है, या उपरोक्त सभी? तो जो लघु उद्योग होते हैं उनकी ही सभी समस्याएं होती हैं। वर्तमान में भारतीय लघु उद्योगों की प्रमुख समस्या आपके पूंजी का अभाव है, विपणन की समस्या है, कच्चे माल का अभाव है, आधारभूत की बाधा है, सीमा शुल्क नीति है, लंबित भुगतान है, रुग्णता की स्थिति है आपकी, और निम्न स्तरीय आंकड़ों की उपलब्धता। ये सभी जो समस्याएं हैं ये लघु उद्योगों को फेस करनी होती हैं, लघु उद्योगों की समस्याएं हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? वित्त, विपणन, कच्चा माल, हड़ताल व तालाबंदी। तो कौन सी समस्या है जो आपकी लघु उद्योगों की नहीं है? वो है आपकी हड़ताल और तालाबंदी। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। लघु उद्योगों की प्रमुख समस्या आपके कच्चा माल है, वित्त है, उत्पादन की अविकसित प्रणाली है, विपणन एवं बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा आदि है। इसकी अन्य समस्याओं में संगठन का अभाव है, अनुसंधान कार्यों की कमी है, परिवहन साधन की कमी एवं तकनीक शिक्षा का अभाव भी है। हड़ताल और जो आपकी तालाबंदी है ये बड़े उद्योगों की समस्या है। ये किसकी समस्या है? आपके बड़े उद्योगों की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योगों में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की है? आबिद हुसैन समिति, नरसिम्हन समिति, नायक समिति, राकेश मोहन समिति। तो कौन सी समिति है आपकी? आबिद हुसैन समिति जो है आपकी लघु उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन कर उनके विकास हेतु सुझाव देने के लिए तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्रालय ने 1950 में डॉक्टर आबिद हुसैन की अध्यक्षता में लघु उद्योगों पर विशेष समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी सिफारिश पर जनवरी 1997 में प्रस्तुत की थी। समिति की सिफारिश में एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि लघु उद्यमों के विकास के लिए इस क्षेत्र से संबंधित उत्पादों के संदर्भ में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, आबिद हुसैन समिति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह है? कौन सा उद्योग है आपका भारत में? वह प्रथम उद्योग कौन सा है जिसका विकास हुआ है? कुटीर उद्योग, सीमेंट उद्योग, आयरन व स्टील उद्योग, या अभियांत्रिकी उद्योग? तो यहाँ पर जो आपके भारत में प्रथम उद्योग कौन सा है जिसका विकास हुआ है? वो है आपका कुटीर उद्योग। ओके, आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग। भारत में सर्वप्रथम कुटीर उद्योगों का ही विकास हुआ था। भारत में औपनिवेशिक काल के पूर्व कुटीर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण योगदान था। भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण भी कुटीर स्तर पर ही किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में आपके प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वो आपके कुटीर उद्योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है? सीमेंट, उर्वरक, हथकरघा, या अखबारी कागज? तो नेपानगर आपके अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। बड़े आकार का कागज अर्थात अखबार कागज का उत्पादन सबसे अधिक नेपा लिमिटेड नेपानगर में किया जाता है, जो आपके कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर स्थित है? ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अखबारी कागज के लिए नेपानगर को जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? पेट्रोलियम पर, प्राकृतिक गैस पर, नेफ्थिया पर या आपके कोल पर? तो हजीरा उर्वरक कारखाना जो आधारित है वो आपके आधारित है प्राकृतिक गैस पर। सूरत के निकट हजीरा में स्थित आपके सूरत के निकट हजीरा में स्थित क्रभको का हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है। कहाँ पर स्थित है? ये आपके सूरत के निकट स्थित है और ये आपके प्राकृतिक गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र है। उर्वरक संयंत्र है और ये आपके प्राकृतिक गैस पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। तेल और आपके प्राकृतिक गैस आयोग को कब स्थापित किया गया था? 1956 में, 1957 में, 1959 में या 1961 में? तो ये स्थापित हुआ था आपके 1956 में। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और खनन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए 14 अगस्त 1956 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया, लेकिन इसे वैधानिक मान्यता आपके अक्टूबर 1959 में मिली थी। ठीक है, इसको वैधानिक मान्यता कब मिली थी? वैधानिक मान्यता इसको 1959 में मिली थी, आपके अक्टूबर 1959 में। ओके, अक्टूबर 1959 में इसको वैधानिक मान्यता मिली थी। इसका मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय स्थित है आपके देहरादून में। कहाँ पर स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड में स्थित है और ये वर्तमान में एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है ये आपकी एक महारत्न कंपनी है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित तो आपके 1956 में हुआ था, 14 अगस्त 1956 को, और इसको वैधानिक मान्यता कब मिली थी? अक्टूबर 1959 को मिली थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में ये एक महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? कौन सी आपकी भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? भारतीय खाद्य निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम, खादी व ग्राम उद्योग निगम या आपका भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण? तो आपका कौन सी एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? तो सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था जो है आपकी वो है खनिज एवं धातु व्यापार निगम। ओके, खनिज एवं धातु व्यापार निगम जो है ये आपकी यह भारत के दो सबसे बड़े विदेशी मुद्रा कमाने वाले संस्थानों में से एक है। यह भारत में खनिजों की विशालतम निर्यातक कंपनी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करता है, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करता है या आपके संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करता है, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना? तो कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पर आपका सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना और आपके सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना और आपका समतावादी लक्ष्य को आगे बढ़ाना, ये चारों ही कथन आपके सही हैं, यानी कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य के संदर्भ में आपके चारों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए।
सूची 1 में आपके तेल शोधनशाला है और सूची 2 में आपके राज्य है। मतलब आपको बताना है कि कौन सी तेल शोधन जो है वो आपके कहाँ पर स्थित है। बरौनी जो आपकी तेल शोधनशाला है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके बिहार में स्थित है। और बेंगाई गांव कहाँ पर स्थित है? ये आपके असम में स्थित है। और बीना जो है वो आपके कहाँ पर स्थित है? बीना मध्य प्रदेश में स्थित है। और कोयली आपके गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हाल उत्पादन से संबंधित है। HAL किसके उत्पादन से संबंधित है? आपके टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों से, वायुयानों के, अंतरिक्ष मिसाइलों के या युद्ध मिसाइलों के। तो ये संबंधित है आपके वायुयानों के। आपके HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ये आपके विशेष रूप से वायुयानों तथा उनके उपकरणों का उत्पादन करती है। और अक्टूबर सन 2024 की बात करें, अक्टूबर सन 2024 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा भी मिला है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? IAAI, ITDC, ITC, HIC। तो भारत में आपके पर्यटन और होटल उद्योग का विकास जो है आपके किसका कार्य है? ये आपके ITDC का कार्य है। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का कार्य ITDC यानी कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडियन टूरिज्म इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि ITDC का है। यह एक अर्ध स्वायत्त संस्था है। यह संस्था पर्यटकों से जुड़ी समस्याओं का समाधान के कार्य करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी भारत में पर्यटन और होटल उद्योग विकास का कार्य ITDC का है, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से किस एक में सरकार की 100% शेयर पूंजी है? BSNL में, NTPC में, BHEL में या आपके भारतीय स्टेट बैंक में। तो किसमें आपके भारतीय सरकार की 100% शेयर पूंजी है? आपके ये है BSNL में। जो आपकी BSNL ही इनमें से एक ऐसी कंपनी है जिसमें भारत सरकार के पास 100% शेयर पूंजी की हिस्सेदारी है। जबकि शेष ये आपकी जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, NTPC है, BHEL है तथा SBI में सरकार आपके 100% से कम है। यानी कि आपकी 51.1% और आपकी 63.17% और 57.4% है। लेकिन बात करें BSNL की, तो BSNL में जो सरकार की शेयर पूंजी है वो आपकी 100% है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गैस अथॉरिटी भारत लिमिटेड ने पाइपलाइनें बिछाने हेतु आपके 8,000 करोड़ का प्रावधान दिया है। जो कहाँ पर होंगे? आपके विजयवाड़ा से मथुरा तक, विजयवाड़ा से विजयपुर तक, कोचीन से हजीरा तक या हजीरा से जमशेदपुर तक। तो आपकी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 8,000 करोड़ का प्रावधान दिया था, जिसके तहत आपके विजयवाड़ा से विजयपुर तक पाइपलाइन बिछाने की घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आपके मध्य प्रदेश में है ये, मध्य प्रदेश में विजयवाड़ा मध्य प्रदेश में है और आपका विजयपुर भी विजयवाड़ा आपका आंध्र प्रदेश में है। विजयवाड़ा कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। और आपका विजयपुर जो है ये आपका मध्य प्रदेश में। तो आपके आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से मध्य प्रदेश के विजयपुर तक पाइपलाइन बिछाने का
पाइपलाइन बिछाए जाने की घोषणा कर दी है और ये आपके 8,000 करोड़ का प्रावधान दिया है गैस अथॉरिटी भारत लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? वित्त मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय या तेल कंपनियां? तो कौन सी कंपनी है आपके जो भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करती है? तो तेल कंपनियां हैं जो भारत में पेट्रोल डीजल जैसे तेल सरकारी नियंत्रण मुक्त पदार्थ जो होते हैं आपके डिरेगुलेटेड कमोडिटीज, जिनकी कीमतें आपकी तेल कंपनियां निर्धारित करती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तेल कंपनियां जो हैं इनकी कीमतें निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, नवरत्न का विचार संबंधित है तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग से, चयनित निर्यातोन्मुखी इकाइयां हैं, चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से या आपके सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। तो आपके नवरत्न का विचार किससे संबंधित है? ये आपके संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग है जिसमें सरकार ग्लोबल कंपनी होने की संभाव्य क्षमता देखती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नवरत्न का विचार संबंधित है आपके सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है सेल, गेल या आपके एमटीएनएल या उपरोक्त सभी। तो नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है आपका एमटीएनएल। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो है आपकी नवरत्न में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जबकि आपके गेल इंडिया लिमिटेड एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। इन दोनों को आपके ये महारत्न का दर्जा प्राप्त है और जो आपकी नवरत्न है वो आपकी एमटीएनएल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आपके कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान को नवरत्न का दर्जा नहीं मिला है? तो इसमें आपका जो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है इसको आपके नवरत्न का दर्जा नहीं मिला, और आपकी जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, इन सभी को आपके महारत्न की श्रेणी शामिल है। ये आपकी जो तीनों है ये महारत्न में शामिल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है आपकी भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है या आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो भारत में आपकी औद्योगिक वित्त क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ये आपकी सर्वोच्च संस्था है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है आपका आईडीबीआई का गठन कब हुआ था? आपके भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1946 के तहत एक संस्था के रूप में 1 जुलाई 1964 में हुआ था। 1 जुलाई 1964 में इसका गठन हुआ था और ये आपके सन 2004 से आरबीआई एक्ट के तहत इसका रूपांतरण अनुसूचित बैंक के रूप में किया गया और ये आपकी भारत के औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, बीआईएफआर संबंधित है। बीआईएफआर किससे संबंधित है? रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से, शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से, उपभोक्ता संरक्षण से, बैंकिंग क्रियाओं के नियमन से। तो बीआईएफआर आपकी संबंधित है, बीआईएफआर आपके किससे संबंधित है? रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। बीआईएफआर आपके बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल
एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये है आपका बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। आपकी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 के तहत 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। 1987 में कब हुई थी इसकी स्थापना? 1987 में इसकी स्थापना की थी। इसका कार्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के संबंध में उन सभी उपायों को निर्धारित करना है जिससे उनका पुनर्निर्माण करके कार्य सक्षम बनाया जा सके। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य है। जो मेगा फूड पार्क्स योजना है उसका उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना यानी कि ढांचागत सुविधा में सुधार लाना है, खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना है, खाद्य मूल्यों पर नियंत्रण करना है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना यानी कि आपकी ढांचागत सुविधाओं में सुधार लाना है। सरकार ने मेगा फूड पार्क योजना को सितंबर सन 2008 में अनुमोदित किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? नवाचार, रोजगार सृजन, व्यावसायिक समन्वय, जोखिम प्रबंधन। तो आपका निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो व्यवसाय का जो सामाजिक उद्देश्य होता है वो आपका रोजगार सृजन होता है। जो आपका सामाजिक उद्देश्यों में रोजगार सृजन शामिल है। व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्यों में आपका रोजगार सृजन सम्मिलित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।